सही है। तो आज का हमारा टारगेट है YDAC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मेन टारगेट हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग बात चलेगी इस पर। एक एक टॉपिक, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेव का। बच्चे को इसमें डार्क ब्राइट तो परेशान होता है। पूरी बात जब सुनोगे तो सबसे आसान है काम, पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी इसमें YDAC के अंदर। सबसे पहले इंटरफेरेंस के लिए, अच्छा मैंने आपको कहा था, बात लिखते चलिएगा, पहले मैंने आपको कहा था इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए। थोड़ा तेज़ लिखेंगे भी और समझ भी लेंगे। YDAC में सबसे पहले हमको कौन सा सोर्स चाहिए? कोहेरेंट। अगर मैं दो डिफरेंट सोर्स से लाइट को निकालता तब तो ये इनकोहेरेंट हो जाते। हम चाहते हैं कि एक ही सोर्स से लाइट निकले। तो एक सोर्स के लिए कल आपको उपाय बताया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ इस तरीके का एक सोर्स लिया था जहाँ से लाइट कुछ इस तूफ़ानी स्टाइल से निकलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से इन्होंने दो स्लिट बनाए, यहाँ से दो स्लिट बनाए। यहाँ पे रखा था सोर्स, यहाँ पे सोर्स रखा था और यहाँ से दो स्लिट बनाए और इस स्लिट से वापस लाइट इस वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट कुछ आगे ऐसे आप निकाल सकते हैं। नीचे वाले से भी कुछ इसी पैटर्न में लाइट निकलेगी, नीचे वाले से भी कुछ इसी पैटर्न में लाइट आगे की तरफ निकलेगी। ऐसे निकल रही है लाइट आगे की तरफ। अब हमने जो दो स्लिट बनाए थे उसको मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डार्क से दिखाऊँ। ये देखिए, ये हमने दो स्लिट बनाए थे और आपको याद होगा कि अब हमको इस दुनिया से मतलब ही नहीं है, अब हमारा सारा काम इससे होगा। तो हमने इसका नाम दे दिया था S2, नीचे है तो S2 रख दीजिए, ऊपर में इसका नाम S1 रख दिया था और ये दोनों स्लिट के बीच के गैप को छोटा d रखा था। अच्छा, एक यहाँ से कुछ दूरी पर हमने एक स्क्रीन डाल दिया था। इसके ठीक सामने यहाँ पे एक हमने यहाँ सेंटर डिसाइड किया है, ये यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। अब ये मेरा सेंट्रल लाइन है यहाँ पे, मतलब जितनी भी डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट की बात होगी वो यहाँ। अच्छा, हमको ये भी पता है कि इस दूरी को अपन क्या लेते हैं, कैपिटल D। इस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और y जो लिया जाता है, डिस्टेंस लिया जाता है वर्टिकल, इसी हमारे स्क्रीन पे, इसका नाम रख दो स्क्रीन। इसी स्क्रीन पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लिया गया है उसको हमने y से डिनोट किया है। ये कल वाली बात थी। इस डायग्राम में बेसिक हमारा ये है। अच्छा, अब हमसे आज क्या पूछा है, आपको लिखना पड़ेगा। लिखो कंसीडर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। आपने P पॉइंट स्क्रीन पे कंसीडर किया। कंसीडर पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कोई P पॉइंट आपने कंसीडर किया है, उसके लिए हमें बात करनी। तो मान लो हमने वो P पॉइंट यहाँ पे कहीं कंसीडर किया, तो एक दूरी तो ऐसे जाएगी और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक P के लिए कुछ इस तरीके से। ये हमने P पॉइंट कंसीडर किया है और आपको पता ही है ये दूरी हम y लेते हैं, ये दूरी y लेते हैं। अच्छा, ये हमारा सोर्स है एक्चुअल वाला। उसी सोर्स से दो अलग अलग सोर्स बन रहे हैं, P पॉइंट पे हमने बात करनी है और ये सारा कुछ चल रहा था। अब जब कल ये बात हुई थी तो कल एक निष्कर्ष निकल के आया था कि आपका जब सेंटर पे बात करोगे तो सेंटर पे हमारा डेल्टा x कितना होगा, 0 से। ये मैंने कल दिखा दिया था आपको कि अगर किसी ने कहा इस सेंटर की बात करनी है और लाल पेन से अगर दिखाएं इस सेंटर को, तो जितना डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना होगा उतना ही डिस्टेंस इसको भी ट्रेवल करना पड़ेगा। ये दूरी और ये दूरी की बात ये हो जाएगी। तो मैं अगर बोलूँ एट सेंटर, तो एट सेंटर आपको याद होना चाहिए कि दिख भी रहा है ऐसे, पाथ डिफरेंस S1P और S2P बराबर हो जाएंगे। अगर मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे O ले लेता हूँ सेंटर पे, तो एट सेंटर अगर मैं बात करूँ तो जो दूरी S1O है वही दूरी हमारे पास S2O भी है, यानी कि डेल्टा x इक्वल्स टू 0 है। सेंटर पे हमारा डेल्टा x 0 है और जहाँ से डेल्टा x हमारा 0 हो गया, हमने उसका नाम दे दिया था, क्या नाम दिया था, सेंट्रल मैक्सिमा डेल्टा x 0। अच्छा, क्या तुम यहाँ से डेल्टा फाई भी बता सकते हो, है ना। डेल्टा फाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। कल हमने इसके बारे में बात करी थी। तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से डेल्टा फाई निकाला जा सकता है, डेल्टा फाई। सही है। डेल्टा फाई हमने निकाला कैसे था, तो आपको बता दूं, हमने कहा था कि अगर मैं y लेंथ लूँगा, y लेंथ अगर मैं लूँगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई का बन रहा है।
तो यूनिट लेंथ लूँगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई अपॉन लेमडा का बन रहा है, लेमडा लेंथ लूँगा तो। और सिमिलरली अगर मैंने डेल्टा एक्स लिया तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जो हमारा डेल्टा फाई बन के तैयार हो जाता है। ये तो मोस्टली ये बातें कल हुई थी, मोस्टली ये बातें कल हुई थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमारा ओ पॉइंट पे हो रहा होगा, उसके लिए जब डेल्टा एक्स हमारा 0 हो रहा होगा, वहाँ पे जो फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। यानी कि यहाँ जो सेंटर पे जो फ्रिंज बन रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और इसके बारे में थोड़ी सी बात आपने कल भी देखी थी। अब आज जो सेक्शन हमारा आगे की तरफ बढ़ने वाला है वो हमारा पाथ डिफरेंस से कंटिन्यू होगा, पाथ डिफरेंस से। तो जो हमारा पाथ डिफरेंस आज निकल के जब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। अब ज़रा ध्यान से सुनना। मेरे पास डेल्टा एक्स जो आया हुआ है वो मेरे पास आया हुआ है डी साइन थीटा, और उसके बाद डी साइन थीटा तो हमने एंगल के हिसाब से सोचा। उसके लिए क्या किया था याद है तुमको? यहाँ से परपेंडिकुलर डाला था एक, और दूसरा हमने डिस्टेंस के हिसाब से निकाला था, तो वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो दूसरा आया था हमारे पास वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये दोनों एक है। अब आज इससे आगे, आज इससे आगे यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार रिविज़न कर लिया। सबसे पहला यहाँ पे हमसे पूछा है पॉइंट P पे अगर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो रहा। अब मेरे साथ साथ तुम लिखना। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इफ़ मेरा जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे अगर हम चाहते हैं कि ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो, पॉइंट P पे हम चाहते हैं ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन हो, तो उसके लिए अपने को कंडीशन किसकी ध्यान रखनी पड़ती है? हाँ, तो उसके लिए हमें पाथ डिफरेंस सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बराबर एन लेमडा, एन लेमडा सिंपली। तो लिख दीजिए फॉर दैट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 लेमडा 2 लेमडा हो सकता है ना? आपको पुरानी बातें भूल गए क्या तुम सब? डेल्टा एक्स बराबर 0 लेमडा 2 लेमडा एटसेट्रा ऐसा चलेगा। ये हमारे पास क्या आया? पाथ डिफरेंस आया। वेव मोशन याद करो, उसके अंदर भी ये बात हुई थी। वेव मोशन के अंदर सारी बातें चली थी, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। नहीं याद है क्या? ये तो वेव मोशन है। अगर अब इस चीज़ को अगर मैं ऑप्टिक्स में लेके आऊँगा तो मुझे डेल्टा एक्स वहाँ आज मेरे हिस्से कितना है? ये है। वेव मोशन में ये थोड़ी था, वेव मोशन में ये नहीं था। वेव मोशन में ये जरूर था डी साइन थीटा। अगर इस समय से अगर मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा एक्स के जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये मुझे लिखना चाहिए। और ये वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू अगर 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा हो तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि इसकी वैल्यू मुझे 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा एटसेट्रा अगर मिले तो मुझे मज़ा आ जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। तो क्या हम यहाँ से y की एक वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, किसी भी लेमडा के लिए? तो y की वैल्यू जब तुम यहाँ से निकालोगे एक बड़ा सुंदर सा रिजल्ट आएगा। y की वैल्यू निकालो, एक एक करके निकालना, हर एक के लिए y की वैल्यू निकाल के देखो। तो सबसे पहले y की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग शून्य, 0 के कोरस्पॉन्डिंग शून्य। अच्छा बताओ इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा? लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी आ रहा है। खुद से एक बार लिख दो सारा का सारा इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग लिख दो, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सिमिलरली तुम 2 लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग लिखो तो तुम्हारा आएगा 2 टाइम्स लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी। फिर तुमने कहा नहीं मैं तो अब 3 लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग लिख के देखूंगा, तो वो आएगा 3 टाइम्स लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर 4 लेमडा के बारे में लिखोगे तो वो आएगा, अगर मान लो यहाँ 4 लेमडा होता तो आता 4 लेमडा कैपिटल डी स्मॉल अपॉन स्मॉल डी। यहाँ लिख देता हूँ 4 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, एक बात मेरे समझ आ रही है कि एक टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 था, सोचो 1 ही तो था। तो यानी कि ये लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हर बार रिपीट हो रहा है। तो इतना मोटा नाम बोलने से अच्छा है इसका एक कॉमन नाम बोल दें।
और उसको बोला जाता है बीटा, उसको बोला जाता है बीटा। तो हम क्या इसको हम चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए क्या पढ़ रहे हैं समझना, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो कैसा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तुम बड़ा जरा सोचो, शॉर्ट में अगर y की वैल्यू लिखना चाहो तो पहली वैल्यू क्या होगी 0, दूसरी वैल्यू क्या होगी 1 बीटा, और दूसरी वैल्यू 2 बीटा, और तीसरी वैल्यू 3 बीटा, और उसके बाद से 4 बीटा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 0 क्या है, 0 सेंट्रल ब्राइट है, क्योंकि सबसे जो पहला यहाँ पे सेंटर पे जो ब्राइट बना इसका कोई नंबर नहीं होता, इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। और ये 1 बीटा मतलब फर्स्ट ब्राइट, 2 बीटा मतलब सेकेंड ब्राइट, 3 बीटा मतलब थर्ड ब्राइट। लिखना पड़ेगा ये 0 है मतलब ये सेंट्रल ब्राइट, ये मेरा फर्स्ट ब्राइट। तुमको लिखना पड़ेगा भाई, तुमको लिखना पड़ेगा। देखो हम ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, अब बाकी अगर नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्राइट फ्रिंज के लिए बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात कर रहे हैं। तो वो सिचुएशन मेरे पास आ रहा है 0, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा। इस 1 बीटा का नाम होगा फर्स्ट ब्राइट, 0 हमारा जो है वो सेंट्रल ब्राइट। ये हमने यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, तो 0 जो है हमारा वो है सेंट्रल ब्राइट, और 1 बीटा मतलब हमने बात करी फर्स्ट ब्राइट की, और 2 बीटा मतलब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ब्राइट की। पूरा लिखो। थर्ड बीटा का मतलब हम बात कर रहे हैं थर्ड ब्राइट की, और सिमिलरली फोर्थ बीटा मतलब फोर्थ ब्राइट एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा। अब कहानी ऐसी रही, अब इसमें कहानी ऐसी रही, जरा समझिएगा इसको क्या कहा जा रहा है। अगर तुम इसमें से देख लो, गैप देख लो, ये हमारे पास फर्स्ट ब्राइट और ये तुम्हारे पास क्या है हमारा सेकेंड ब्राइट। अगर सेकेंड ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट के बीच के डिफरेंस को निकाला जाएगा तो क्या एक बीटा का डिफरेंस चल रहा है क्या? इस बीटा को बोला जाता है फ्रिंज विड्थ, इसी बीटा को फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। और तुम सोचो बीटा क्या है हमारे लिए, y कैपिटल D अपन स्मॉल d। मेरे पास जो बीटा निकल के आया है, दिस बीटा इज y लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ये हमारे लिए काम का टर्म है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ चौड़ाई होती है फ्रिंज की, कहा जाता है। मतलब तुम किसी को भी घटाओ ना, किसी को भी पकड़ोगे, फोर्थ ब्राइट में से थर्ड ब्राइट को घटाओ, आएगा क्या, वो नहीं तो आएगा। वो जो बीटा आ रही है साइज, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। आराम से इसको समझते रहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो फ्रिंज विड्थ का तुम डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी, दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी, दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी, ये हो गई हमारे लिए फ्रिंज विड्थ। तो तुमसे कोई कहे 10th ब्राइट, क्या बोलोगे, 10 बीटा, लफड़ा ही नहीं ज़्यादा। 15th ब्राइट, 15th बीटा। अब बीटा की वैल्यू तुमको पता होनी चाहिए, लैम्डा d/d। ऊपर में हमने क्या रखा है, कैपिटल D को, लैम्डा d/d। बीटा बोले तो लैम्डा d/d, बीटा याद कर लेना, बाकी काम तो बिल्कुल आसान है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो था ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन। हम इसी तरीके से डार्क फ्रिंज के लिए भी बात कर सकते हैं, सेम स्टाइल। तो अब ये सब हटाता हूँ, ये पूरी कहानी इसको हटाते हैं, और हम पहुँचते हैं अब मिनिमा पे। तो हेडिंग दे दो, फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा। कितना आसान है, यहाँ बस 5वां ब्राइट बोले 5 बीटा बोल दो, 6ठा ब्राइट। अब देखो किताब मत पढ़ना मॉड्यूल वगैरह, क्योंकि उन्होंने उसमें फार्मूला दिए हैं बहुत जोरदार वाले, तो उसको रहने दीजिएगा। अच्छा है, वो किताब की मोटाई बढ़ाने के लिए होता है, न्यूमेरिकल्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसीलिए, और टाइम भी बहुत लगेगा उसमें। आप ऐसे याद करो, 10th ब्राइट 10 बीटा, 11th ब्राइट 11th बीटा, कितना आसान काम है, तो कोई बच्चा भी कर दे इसको। अब आओ आगे की बात करते हैं। हेडिंग तुमने दे दिया फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा, जहाँ पे तुम इसका नाम क्या बोलते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ मिनिमा। सेम स्टाइल में हम रिपीट करके चलते हैं, ठीक है। तो फिर से वही बात हम जानते हैं, अब हम बात करें मिनिमा की, अब हम बात करें मिनिमा की, थोड़ी देर देख लो उसके बाद इसमें कुछ बचा ही नहीं। डेल्टा एक्स बराबर हम जानते हैं डी साइन थीटा, लेकिन इस चैप्टर में क्या काम आ रहा है, वाई डी बाई डी। इस चैप्टर में तो ये काम आ रहा है वाई डी बाई डी, ये काम आ रहा है। इस डी को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, हमने सबको ड्राइव कर रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा एक्स हमारा इस चैप्टर में तो ये काम आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा मिनिमा का फॉर्मेशन हो, तो मिनिमा का फॉर्मेशन हो तो तुमको याद है हमने क्या पैटर्न रखा था, 2n+1 रखा था लेमडा बाई 2 के फॉर्मेट में। तो बस आप उसको लिख दीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको पता है कि मिनिमा के लिए जो हमारा डेल्टा एक्स है ये 2n+1 लेमडा बाई 2 होता है। अच्छा बताओ ईमानदारी से, हमने n की वैल्यू कहाँ से शुरू करी थी, तो 0 से। हमने मैक्सिमा में भी n को 0 से शुरू किया है, मिनिमा में भी n को 0 से शुरू किया है, और चूंकि हमने n को 0 से शुरू किया है इसलिए हमने +1 लगाया। किताब में वो क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो वहाँ माइनस लगाते हैं, हमारा वो फॉर्मेट है ही नहीं, हमने इसको 0 से शुरू किया है। 1 2 3 4, अब देखो एक में 0 से शुरू करते, एक में 1 से शुरू करते, कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने दोनों जगह जो है वो 0 से शुरू किया है। इसलिए 2n+1 लेमडा बाई 2, n नंबर होगा जो 0 से शुरू होगा, जहाँ तक जाना है जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 तक गिनती आती होगी। तो अब देखो क्या पूछा, अब देखो मेरे पास सवाल बहुत सुंदर, इसने कहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर तुम्हारे पास वाई डी बाई डी है तो ये फॉर्मेट कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे जाएगा। आराम से सोच के देखो, हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। n को 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये लेमडा बाई 2। तो जरा देखो, एक तो ये बन जाएगा लेमडा बाई 2, n को 1 रखोगे तो क्या बन जाएगा, वो 3 लेमडा बाई 2, और फिर 5 लेमडा बाई 2, और फिर 7 लेमडा बाई 2। यानी कि ये उधर तो देखो होल नंबर जैसा चल रहा भाई, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पहली बात तो 0 नहीं है, यहाँ पे 0.5 1.5 2.5 3.5, मतलब यहाँ आधा आधा चल रहा है, 1.5 2.5 3.5, है ना। मतलब यहाँ पे फॉर्मेट ऐसा है, मेरी बात को समझना, ये 0.5 लेमडा, ये 1.5 लेमडा, ये 2.5 लेमडा, 3.5 लेमडा, 4.5 लेमडा। यानी कि सुनना ध्यान से, 1 बीटा पे अगर मैं रहूँगा, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, 1 बीटा पे रहूँगा, उसके बाद सिर्फ दूसरा नंबर किसका आएगा, 2 बीटा का, उसके बीच में एक आएगा ना 1.5 बीटा, तो ये 1.5 पक्का डार्क होगा, समझ लो। अगर मान लो मैं 7 बीटा पे हूँ, 7 बीटा पे हूँ, तो 7th ब्राइट, सोच के देखो 7 बीट, ये धीरे धीरे बोलने से आएगा, टेंशन नहीं है, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, वो तो मैं ऐसे तुमको बता रहा हूँ, तुमको देखो कैसे चलेगा। मैं 7 बीटा पे हूँ तो कहाँ हूँ, 7th ब्राइट पे, 7th ब्राइट आ चुका है, तो उसके बाद किसका नंबर आएगा, 7.5 बीटा का, तो 7.5 बीटा पक्का डार्क वाला होगा। अच्छा, जो सेंट्रल ब्राइट बन रहा था उसके बाद नंबर किसका आ रहा है, यानी कि एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ब्राइट होल नंबर में और डार्क आधा आधा करके आएगा, ठीक है। धीरे धीरे सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आराम आराम से इसको समझेंगे। तो ये मेरे पास ये फॉर्मेट हमारा डेल्टा एक्स का कुछ इस स्टाइल में निकल के अगर आ जाए तो मिनिमा का फॉर्मेशन होता है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने तुमको भविष्य बताया कि देखो ऐसा होगा। जरा तुम इसी स्टाइल में अब इस डेल्टा एक्स को तुम पुट कर दो वाई डी बाई डी और हर एक लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग सोच के बताओ कि अगर मैं इसके बराबर कर रहा हूँ तो अब तुम मुझे अपने स्टाइल में जो मैंने अभी बोला है वाई की वैल्यू लिख के बता दो। ध्यान रखना, हम अब की बार मिनिमा की बात कर रहे हैं। वाई की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, y की वैल्यू पहले लेमडा बाई 2 के लिए बताओ, इन दोनों को सोचना, फिर y की वैल्यू 3 लेमडा बाई 2 के लिए बताओ, तब इनके लिए सोचना। आराम से
लिख के कॉपी में, ऐसे देखने से बात नहीं बनेगी भाई। लिख के कॉपी में पहले क्या करो सुनो, पहले डेल्टा एक्स तो ठीक है, डेल्टा एक्स के जगह पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, वाई डी बाई डी, तो वाई डी बाई डी को किसके बराबर करो, लेमडा बाई 2 के। फिर वहां से बताओ वाई की वैल्यू क्या आई, आई 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 तो पहली क्या आई, लेमडा डी बाई डी तो आया, और ये आया 1/2। अच्छा फिर अगला किसका आया, लेमडा डी बाई डी तो आया, अब आया 3/2। फिर देखो लेमडा डी बाई डी तो आया, अब आया 5/2। फिर वापस लेमडा डी बाई डी तो आया, अब आया 7/2। यानी कि कुल मिला के अगर मैं स्टाइल में देखूं तो ये तो वापस वही चीज़ आ गई बीटा, ये तो आ गई बीटा। तो ये लिखा हुआ है 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, तो 0.5 बीटा, ये 1.5 बीटा, ये 2.5 बीटा, ये 3.5 बीटा। इसका मतलब अब जरा सोच के बताना, ये 0.5 बीटा क्या है, 0.5 बीटा क्या है, कौन सा डार्क, सबसे पहली बार आया है ये, तो ये सबसे पहला डार्क है, फर्स्ट डार्क। तो 0.5 बीटा फर्स्ट डार्क है, 0.5 बीटा फर्स्ट डार्क है। तो मैं यहाँ पे मिनिमा यहाँ लिखता हूँ, मिनिमा, उसके लिए y की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहला आएगा 0.5 बीटा, फिर आएगा 1.5 बीटा, फिर आएगा 2.5 बीटा, फिर आएगा 3.5 बीटा। ये 0.5 बीटा फर्स्ट डार्क है, ये 1.5 सेकेंड डार्क है, और ये 2.5 थर्ड डार्क है। देखो नाम थोड़ा एक स्टेप आगे वाला डार्क बोलना, थर्ड डार्क है। अब बता दो 3.5 कौन सा डार्क होगा, फोर्थ डार्क होगा, ये होगा फोर्थ डार्क। अब मैं तुमसे बोलता हूं कॉमन सेंस से बताना, मैं 7th ब्राइट पे हूं तो इसके बाद कौन सा डार्क आएगा, डार्क कौन सा आएगा, 8th डार्क आएगा, क्योंकि अच्छा यहां सोचो, मैं 3rd ब्राइट पे हूं मतलब 3rd बीटा पे हूं, 3rd बीटा के बाद तो क्या आना चाहिए, 3.5 बीटा, और 3.5 बीटा फोर्थ डार्क। एक बार और सोचो, मैं 2nd ब्राइट पे हूं मतलब कहाँ हूँ, 2 बीटा पे, 2 बीटा के बाद कौन आएगा, 2.5 बीटा, तो 2.5 बीटा थर्ड डार्क, ये पता होना चाहिए। तो 11th बीटा के बाद कौन सा डार्क आएगा, है ना, ये पता होना चाहिए। 11th बीटा के तुरंत बाद आएगा 11.5, वो 12th डार्क होगा। आराम से सांस लेके जब सोचेंगे तो चीज़ें बहुत आसान है, कोई फार्मूला नहीं है, इसी से काम चल जाएगा, दुनिया भूल जाओ। तुमको बस इतना पता रहे कि हाँ 0.5 और 1 के से में 0.5 पहले आता है, इतना अगर नॉलेज हो तो सारा खेल बन जाता है। अब बीटा की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिए, बेटा लेमडा डी बाई डी, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ तक ठीक है। 1 मिनट सांस लेके पूरा एक बार देख लो, पूरा का पैटर्न क्या है। अब हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय इस पे सवाल के। अभी सवाल कर लेते हैं, फिर झटके से पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। अभी सवाल करते हैं, लिखो तो एक क्वेश्चन। शॉर्ट में लिखा हूँ, शॉर्ट में देखिए, शॉर्ट में एक सवाल लिखिए। ये सब तो मिटा दें, फालतू का हल्ला है इधर, अब तो ये सब हटाइए। चलो ये एक बार थोड़ा सा उसको पढ़ लो, जो आसानी हो थोड़ी। इसमें मैं जानता हूँ इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे परेशान रहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। ये आसान, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। YDSE में इससे बेहतर मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे चीज़ें बहुत ईजिली सॉल्व होंगी। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तुम देखना, जब मैंने तुमको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया होगा तो कैसे लेंस वाला हमने सरफेस के हिसाब से कर लिया था, जल्दी सॉल्व होता है उसमें, बहुत जल्दी।
इसी तरीके से ये वाला मेथड जो है बहुत फास्ट सॉल्व होता है इससे। आओ, तो सबसे पहली बात YDAC एक्सपेरिमेंट थोड़ा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। YDAC एक्सपेरिमेंट थोड़ा है और जिसमें छोटा d अपने को गिवन है, छोटा d अपने को गिवन है 0.12 mm, 0.12 mm, ये मेरे पास छोटा d गिवन है। कैपिटल D गिवन है 1 मीटर का, ये जो कैपिटल D गिवन है ये है हमारे पास 1 मीटर का, दिस इज़ 1 मीटर, कैपिटल D इज़ गिवन। सिमिलरली आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, लिखो फाइंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर। आपको बताना है डिस्टेंस, आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर। आज तुम जाना यंग्स डबल स्लिट के क्वेश्चन लगाना, तुमको बहुत मजा आएगा, इतना फास्ट सॉल्व होगा आपसे। डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर, बी एक और सवाल लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम सेंटर। अब आप करिए डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट, डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रॉम सेंटर। एक तो थर्ड डार्क, दूसरा थर्ड ब्राइट। लेमडा दूँ? हाँ, लेमडा कुछ ले लो एंगस्ट्रॉम में, लेमडा कुछ ले लो, काटने पर 12 है ना, 6000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा काटने लायक लीजिए 6000 एंगस्ट्रॉम, लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम। आइए, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क, अरे ये तो थर्ड डार्क बोल गया, और कहाँ से बोला थर्ड डार्क? सेंटर से। तीसरा डार्क सेंटर से, बताओ कौन बीटा? हाँ 2.5 बीटा। थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर से 2.5 बीटा, थर्ड डार्क 2.5 बीटा। तो थर्ड डार्क फ्रॉम सेंटर ये हो गया मेरा 2.5 बीटा। अच्छा, अब ये 2.5 तो ठीक है, बीटा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब 2.5 ठीक है, लेमडा 6000 एंगस्ट्रॉम बोला, तो 6000 एंगस्ट्रॉम है, चलिए मन कर रहा है मीटर में बदल लीजिए, तो 10 का पावर -10। अब D में तो कोई लोड ही नहीं था, D 1 दे रखा है, तो D रहा 1 अपॉन ये छोटू d, ये mm दे रखा है, तो 0.12 इंटू 10 का पावर -3। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.25 सेंटीमीटर, है ना, 1.25 सेंटीमीटर इसको सॉल्व करने से आता है। अच्छा, और देखो, इसको देख लो, बी वाले को पकड़ो। बी वाले को इसने कह दिया डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट। अरे ब्राइट में तो मन हमेशा खुश रहता है, ब्राइट में तो लोड ही नहीं है। थर्ड ब्राइट 3 बीटा, हो गया आंसर। थर्ड ब्राइट 3 बीटा। कितना आसान, से इससे आसान क्या सवाल रिज्यूम करते हैं आप? चलिए अब एक नीट 2020 में सवाल पूछा था, बस सुन के छोड़ दो इसको। नीट 2020 में सवाल पूछा था कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट जो है उसको हाफ कर दिया गया। सेपरेशन बिटवीन स्लिट को हाफ कर दिया गया, मतलब किसको हाफ किया गया? हाँ, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट को दोगुना कर दिया गया। तो छोटा d को हाफ, बड़े d को दोगुना, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? हो जाएगा, बच्चों वाली बात है। तो आपको इस तरह से आपको पता, फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा। अब बीटा मतलब लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। फॉर्मूला कॉपी में इन सब चीज़ों को अपडेट करिएगा। अब मैं तुमको एक नीट 2017 का सवाल कराता हूँ, नीट 2017 का सवाल कराता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें अपने को समझ में आनी चाहिए अभी तक। अच्छा, पोजीशन तो कोई सा ही बता दोगे। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं फिफ्थ डार्क हो, सुनो, डार्क हो पहले का सोचो, डार्क हो पहले का सोचो। फिफ्थ डार्क 4.5 बीटा,
ठीक है। अच्छा बताओ, थर्ड डार्क, 11th डार्क है ना। डार्क हो पहले का सोचो, लिख लो कहीं, डार्क हो पहले का सोचो, डार्क हो पहले का सोचो। अब बताओ 13th डार्क 12.5 बीटा। अरे आज तो ताज़ा है, कल गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए डार्क में आप इस तरीके से सोचिएगा, डार्क में इस तरीके से सोचिएगा। कैसे याद रख सकते हो, देखो पहला डार्क कब आएगा और पहला ब्राइट कब आता है, 1 पे। तुम बोलोगे 0 पे आता, अरे 0 का तो नाम ही नहीं है, 0 का तो नाम ही नहीं है, 0 तो हमारा सेंट्रल ब्राइट है, 0 का तो नाम ही नहीं है, 0 तो हमारा सेंट्रल ब्राइट है। 0 से तो हम सब, वो हमारे लिए एक तरीके का ओरिजिन है। तो पहला डार्क कब आएगा, 0.5 बीटा पे, मतलब फर्स्ट ब्राइट से पहले। 12th डार्क कब आएगा, 12th डार्क आएगा 13th ब्राइट से पहले। समझ रहे हो, सही है क्या? हाँ बिल्कुल। अब आप बताइए, मैं पूछता हूँ एक एक करके बताना। मान लो मुझे 15th डार्क की बात करनी है, कब आएगा वो, 14.5 बीटा। और 15 ब्राइट है ना, कल पूछूंगा, फिर कल पूछूंगा आपसे। अभी मैं एक सिचुएशन पूछना चाहता हूँ, हल्का सा एक कंसेप्चुअल बातें हैं। छोटे बच्चों को कहते हैं कि ऐ बच्चे बताओ, अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, YDSC का जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे उसको किसी लिक्विड में डुबो देंगे तो व्हाट विल हैपन। लिख लो तुम भी, व्हाट हैपन व्हेन YDSC experimental setup, what happened when YDSC experimental setup is immersed in a liquid। अगर क्या होगा जब YDSC एक्सपेरिमेंट के सेटअप को लिक्विड में डुबो दोगे, लिक्विड में डुबो दोगे तो क्या होगा। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब आप इसको लिक्विड में डुबोइएगा तो क्या होगा, मतलब कुल मिला के आपको कंपेयर करना है, नया वाला फ्रिंज विड्थ पे कोई असर पड़ेगा क्या, नया वाला फ्रिंज विड्थ पे कोई असर पड़ेगा क्या। तो देखिए, अगर अच्छे से सोचा जाए तो बीटा को हम पहचानते हैं लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी, बीटा को हम पहचानते हैं लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। मेरे हाथ में जब मैंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया होगा तो ये डिस्टेंस किसके बीच है ना, मतलब स्क्रीन की दूरी है, उसको तो अपन फिक्स रखेंगे तभी तो एक्सपेरिमेंट होगा। आज छोटा डी क्या है, स्लिट लेंथ, ये दोनों तो फिक्स है भाई, ये फिक्स, तो सारा खेल इस लैम्डा का है, सारा खेल इस लैम्डा का है। तो हमारा ध्यान होगा कि लैम्डा पे आखिर क्या चेंज होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक पे चलता हूँ, रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स में तुमको पता है कि जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब जब भी तुम लाइट के लिए बात करते हो, रिफ्लेक्शन तुमको याद हो, तो जब तुम मीडियम चेंज करते हो तो उसमें अगर मान लीजिए अपन एयर से वाटर में जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कितना टाइम्स कम, म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, जो उसका म्यू है। तो ये चीज़ अगर अपने को पता है तो यहीं से तो म्यू का डेफिनेशन आता है। लिख लो तो इस बात को, फ्रॉम रे ऑप्टिक्स वी नो दैट म्यू इक्वल्स टू CY_V। जानते हो ना, म्यू का डेफिनेशन तो वहीं से आता है, म्यू इक्वल्स टू CY_V। तो इसीलिए तो जो V की बात करूंगा वो C/म्यू होगा। अगर मैं देखूं C तो चलिए हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब जो हमारा V है ये उल्टा रिलेशन है इसका, किसके साथ, म्यू के साथ। ये तो हम जानते भी हैं, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उस मीडियम में स्पीड कम होती है, इसमें क्या नया है जो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं V और म्यू में रिलेशन तो चलो उल्टा है। एक और बात हम समझ सकते हैं, V इक्वल्स टू हो सकता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, याद है क्या, V इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और देखो तुमने मीडियम चेंज किया लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी। देखिए कितनी बार आ रही है, फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, यानी कि जो हाल वेलोसिटी का वही हाल लैम्डा का। तो वेलोसिटी क्या हुआ, वेलोसिटी 1/μ टाइम्स कम हो गया, इसका मतलब लैम्डा भी 1/μ टाइम्स कम हो जाएगा। सोच के देखो। तो सीखने वाली बात क्या है यहाँ से,
सीखने वाली बात यह है कि अगर मैं एयर की बात करता हूँ और एयर में जो लेम्डा की बात करी जाती है, किसी मीडियम में अगर तुम बात करोगे जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वहाँ ये लेम्डा न रह जाएगा, लेम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो मीडियम बदलोगे, लेम्डा को लेम्डा बाई म्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। मीडियम बदलोगे, वेलोसिटी को क्या किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? v बाई म्यू से। सोचो, लेम्डा और वेलोसिटी दोनों के हाल सेम हैं। अगर तुम मीडियम बदलोगे तो लेम्डा विल बी रिप्लेस्ड बाई लेम्डा बाई म्यू। अच्छा, मतलब अगर ये हाल एयर का है, अगर ये बीटा मेरा एयर में मिला, तो अगर मैं बीटा मीडियम में बोलूँगा तो क्या दिक्कत है? ये लेम्डा मेरा लेम्डा बाई म्यू बन जाएगा और बाकी लोग तो वही रहेंगे, डी बाई डी में कोई चेंज ही नहीं है। तो ज़रा सोच के देखो, ये बीटा तो प्रोपोर्शनल है लेम्डा के, है ना, और लेम्डा म्यू टाइम्स कम हो गया, तो बी मीडियम भी तो म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, है कि नहीं? यानी कि बी एयर और बी मीडियम में, बी एयर और बी मीडियम में बी, यानी बी मैंने बीटा बोल रहा हूँ मैं, बीटा ज़्यादा किसका रहेगा? एयर का। सही है क्या? तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो बी मीडियम हमेशा बी एयर बाई म्यू हो जाएगा। इसको लिख देता हूँ यहाँ कि जैसी मैं बी मीडियम बोलूँगा वो हो जाएगा बीटा मीडियम बोले तो बीटा एयर अपॉन म्यू। कोई इसमें कोई तूफान नहीं है, कोई तूफान नहीं है। तुमने सबसे पहले क्या किया, वापस समझाऊं तुमको। तुमने सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला लिखा, लेम्डा डी बाई डी, जिसको अपन 2 दिन से पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद से तुमने लेम्डा देखा कि यार डी और डी छोटा और बड़ा है तो चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि कह रहा है कि पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डुबो दीजिए, बाकी पैरामीटर्स फिक्स रखने हैं। मतलब जो लेम्डा का हाल होगा वही बीटा का हाल होगा। और लेम्डा का हाल क्या है? जो वेलोसिटी का हाल है। और वेलोसिटी का हाल क्या है? वो म्यू टाइम्स कम होता है। तो मीडियम में डुबोने से वेलोसिटी म्यू टाइम्स कम हो गई, इसके चक्कर में लेम्डा म्यू टाइम्स कम होगा, और इसी के चक्कर में बीटा भी म्यू टाइम्स कम होगा। सब तो कम ही हो रहे हैं, सबका। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, हाँ, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। सही है, ध्यान तो रही जाएगा, तुम लोग जीनियस हो भाई। ये इसकी कहानी है, ये पूरा का पूरा सेटअप है। अब आइए, इसी पे 2017 में एक सवाल पूछा था उन्होंने, और आपको उसको कराता हूँ। देखिए क्या किया, लिखिएगा। यस, लिखिएगा YDAC एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वैक्यूम। पहले YDAC एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में परफॉर्म किया, मतलब एयर में परफॉर्म किया। YDAC एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वैक्यूम। पहले YDAC एक्सपेरिमेंट को वैक्यूम में परफॉर्म किया, ठीक है, एंड देन इन मीडियम, और उसके बाद किसी मीडियम में परफॉर्म किया। पहले वैक्यूम में, फिर मीडियम में, ठीक है। अब लिखो इन मीडियम। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां से मीडियम। मीडियम में जो एर्थ ब्राइट है, मीडियम में जो एर्थ ब्राइट है, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। मीडियम का एर्थ ब्राइट, हिंदी में लिखो तुम तो डायरेक्ट, मीडियम का एर्थ ब्राइट एग्जैक्टली वही बना, एग्जैक्टली वही बना जहां वैक्यूम का फिफ्थ डार्क बना है, जहां वैक्यूम का फिफ्थ डार्क बना है। तो बताओ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? मीडियम का बताओ, आराम से, बुद्धि से, आत्मा के साथ बताओ।
आया 1.8, 16/9, 9/16, 16/9, सिक्सटीन बाई 9, वो तो मैंने बोला, वो कह रहा था 16/9, नहीं वो क्या करता 9/16 कह रहा था, उल्टा कर दिया भाई साहब, भाई साहब थोड़ा उल्टा कर गए, बाकी सब ठीक है। अरे कुछ नहीं है, नीट 2017 का सवाल है, आप तो इसको सांस लेते ही बना देते। देखो इधर अपन वैक्यूम रख रहे हैं, या इधर मीडियम रख लो और इधर रख लो वैक्यूम। अच्छा बताओ क्या सेम करेंगे अपन, y सेम है, पोजीशन है ना, तो मैं लिख देता हूँ y को सेम करो। अब y लिखने का स्टाइल समझो क्या बोला इसने, कहा मीडियम का एर्थ ब्राइट, अरे ब्राइट में कोई लोड ही नहीं है, एर्थ बीटा है ना, मीडियम का एर्थ बीटा, मीडियम का एर्थ बीटा बोल रहा हूँ, लेकिन मीडियम में जो एर्थ बीटा लिखोगे उसका लिखने का स्टाइल बदलेगा, मीडियम का एर्थ बीटा लिखूंगा उसको लिखने का स्टाइल बदलेगा, बीटा मीडियम है ये, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, है ना, ये लिखा जाएगा। उसको आराम से या तो 8 बीटा बाय म्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूँ डायरेक्ट, तो चलो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 बीटा एयर जो भी है अपॉन म्यू, ऐसा लिख दूँ। और वापस आ जाओ इधर, वापस आ जाओ इधर, वैक्यूम का क्या बनाना है वहाँ, फिफ्थ डार्क, क्या लिखूँ, है ना 4.5 बीटा, तो यहाँ लिख दूँ 4.5 बीटा, 4.5 बीटा आ गया। अब हो गया, अब ये बीटा मतलब बीटा एयर, यार दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। बताओ क्या करूँ अब इसमें, काट पीट दूँ, आंसर आ गया, एक लाइन में बात खत्म। कितना मुश्किल से 15 सेकंड का काम है, 15 सेकंड भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, है कि नहीं। अब आप देखिए, अब आप इसमें अगर फार्मूला लगाते रहते तो आपको परेशान हो जाते, ये ब्राइट वो डार्क ये वो, कुछ कहना है नहीं कहना है, समझ रहे हैं। आज तुम जाना और तुम क्वेश्चन PYQ निकालना, जितनी ये इसका ब्राइट उसका डार्क ही तो करते हैं वो, इसका ब्राइट वहाँ बन गया उसका डार्क वहाँ बन गया, पानी में डुबो दिया उधर से निकाल दिया, ऐसा वैसा पता नहीं कैसा, आप सब कर सकते हैं, सारे सवाल हो जाएंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अब कभी कभी मान लो कैलकुलेशन में फंस जाओ तो 4.5 को तुम लिख सकते हो 9/2, कोई तूफान थोड़ी है इसमें, तो वहाँ से भी कट जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो अब आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ, एक मेरे पास सवाल है जिसमें कि बात करी है इसने एंगुलर फ्रिंज विड्थ की, जरा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन पे बात कर रहे हैं, एंगुलर पोजीशन पे थोड़ा इसको मिटाते हैं। एंगुलर पोजीशन समझिए थोड़ा सा, वही सेटअप है, ये दो स्लिट हमने बनाए, ये ऐसे लेके आए, ये स्क्रीन है, मान लो कोई पोजीशन हमारे लिए यहाँ है, मान लीजिए फर्स्ट ब्राइट की ही बात कर रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट यहाँ है, तो तुमने कहा कि चलो फर्स्ट ब्राइट यहाँ बनेगा या फर्स्ट डार्क यहाँ बनेगा, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से साथ साथ बनाओ, तो डायग्राम साथ डायग्राम बना लो। ये तुमने सेंट्रल रीजन इसका लिया, ये तुम सब जानते ही हो वही सब बातें, ये डी चल रहा, ये चीज़ें यहाँ से डी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीटा हमारा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब आप बनाइए, फिर मैं पूछता हूँ सवाल। पूछूं? बनाइए पहले। ये तो एक जनरल सेटअप होता है, जनरली ऐसा होता है। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि बिल्कुल एग्जैक्टली आप यहाँ पर हैं, मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ, एग्जैक्टली आप यहाँ पे हैं और आपको फर्स्ट ब्राइट यहाँ बनता हुआ दिखा,
आपने कहा कि मुझे फर्स्ट ब्राइट यहाँ बनता हुआ दिखा, यहाँ बन सकता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इफ़ ये फर्स्ट ब्राइट तुमको यहाँ बनता हुआ दिखा, तो उस कंडीशन में तुम हो यहाँ, तो तुम देखो तुम जनरल केस में ऐसे बना सकते हो कि नहीं, एक लाइन बना सकते हो, ऐसे एंगल आएगा कुछ। और वो हमसे पूछते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताओ, कि भाई अगर मान लो फर्स्ट ब्राइट यहाँ बन गया तो वो कहते हैं एंगल बताओ, तो तुम एंगल यहाँ से मेजर करोगे इसको। अरे एंगल इसी से मेजर करोगे ना, एंगल इसी से मेजर करोगे, तो उसके लिए तुम कहाँ पहुँचोगे, इसके मिड पे पहुँचोगे पहले तो सुनना ध्यान से। तुम जनरली डायग्राम ऐसे बनाते हो और यहाँ पे रखते हो ना पी पॉइंट, और ये बनाते हो ब्लैक वाला, तुम जनरल बनाते हो। अभी मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे एंगुलर पोजीशन के बारे में बताओ, तो एंगुलर पोजीशन मेजर करने के लिए तुमको एंगल मेजर करना पड़ेगा। एंगल कहाँ से मेजर करोगे, तो सिमेट्री के लिए एंगल तुम इसी सेंट्रल लाइन से मेजर करोगे। तो उस सेंट्रल लाइन से अगर मान लो फर्स्ट ब्राइट यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है फर्स्ट ब्राइट, तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसी एंगल को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन, या फिर इसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी कह सकते हो। डायग्राम बनाओ फटाफट और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। डायग्राम बनाइए फटाफट और इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया है थीटा, इस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। और कल वाली बातें याद रखेंगे अपन कि सारा एंगल छोटा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों छोटा होता है एंगल, क्योंकि मेरा जो कैपिटल डी है ये बहुत बड़ा है, कैपिटल डी बहुत बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू छोटा डी से, इसीलिए यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से चलेगा। तो क्या फायदा होगा बताओ, है ना, थीटा स्मॉल होगा, साइन थीटा टेन थीटा बराबर होगा और वो थीटा के बराबर हो जाएगा। तो तुम आराम से अब जरा टेन थीटा निकाल के मुझे बता दो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। ईमानदारी से बताओ, एक बार में सही आंसर बताना। टेन थीटा बता दो, स्मॉल डी बाय आई। इससे क्या फायदा हुआ, मैं थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूँ। अब आप देखो मेरे साथ साथ सोचो क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। टेन थीटा बराबर, मैं अगर सोचता सिंपली तो परपेंडिकुलर पर बेस सोचता, एज टेन थीटा को थीटा बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और परपेंडिकुलर कौन है, ये है ना इसका परपेंडिकुलर, और फर्स्ट ब्राइट है तो सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की दूरी को क्या बोलते हो तुम, है ना बीटा। तो तुमने कहा इसका नाम है बीटा, ठीक है बीटा लिख दिया। और ये मैंने बेस लिखने की कोशिश करी थी, और ये हमारा बेस है, तो ये कितना है, ये कैपिटल डी, तो ये आ गया कैपिटल डी। क्या हम बीटा को भी तोड़ सकते हैं वापिस, बीटा को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन लिख सकते हैं कैपिटल डी, ये निकल लिए। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाय स्मॉल डी। और यही सवाल पूछा था, है कि नहीं। इसको याद रखने में कोई बुराई नहीं है, आप इसको याद रखिए, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये थीटा है, थीटा क्या है हमारा, एंगुलर पोजीशन। इसकी फीलिंग बताता हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, अगर मेरा फर्स्ट ब्राइट बन गया वो तो पोजीशन है, उसका एंगल कितने एंगल पे बना है, तो ये मेरा रेफरेंस लाइन है। ध्यान रखिएगा, मैंने कल से ही कहा है सेंट्रल लाइन रेफरेंस लाइन होता है। वर्टिकल दूरी भी यहीं से मेजर होगी और एंगल भी यहीं से मेजर होगा, समझ जाओगे, ठीक है, ये है बात। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और एक सवाल इसमें बड़ा अच्छा पूछा, सुनना, जिससे पूछूंगा बताना, ये बताएगी लड़की, हैं, ओके, ठीक है, पूछूं। मान लो इस सेटअप में जो डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है यहाँ से, उसको मैंने 3 गुना कर दिया, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन को 3 गुना कर दिया, तो एंगुलर पोजीशन कितना टाइम चेंज कर जाएगा, नो चेंज, क्योंकि कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक बार और, मान लो इस सेटअप को मैंने लिक्विड में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो थीटा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, है ना, लैम्डा लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा, तो थीटा भी कम हो जाएगा। यही पूछा जाता है। तो बताओ थीटा मीडियम को क्या लिख सकते हो, थीटा बाय म्यू, है ना, थीटा मीडियम। अगर तुमसे पूछा, इसको लिख लो तो नोट लगा के मेरी बात, 2 बातें लिखिए। पहला लिखो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा, कैपिटल डी मतलब स्क्रीन का सेटअप जहां पे है, पहला लिख लो कैपिटल डी पर डिपेंड नहीं कर रहा, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये। दूसरा लिखो अगर लिक्विड में इमर्ज करोगे, अगर लिक्विड में इमर्ज करोगे तो थीटा मीडियम बदलेगा, क्योंकि लैम्डा बदला।
तो थीटा मीडियम अगर अपने को निकालना हो तो हम बोल सकते हैं लैम्डा नहीं, लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन डी। तो बात यहाँ से निकल के आती है कि जो मेरा थीटा मीडियम है वो मेरा थीटा एयर का म्यू टाइम्स कम हो गया। अब देखो तुम क्या क्या हो गया इसमें। अगर ओवरऑल सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ, ओवरऑल सारी चीज़ों को कंक्लूड करूँ, कंक्लूजन अगर मैं तुमको बोलूँ, कंक्लूजन अगर हम तुमको बोला जाए, ठीक है, इतना पहले लिख लो फिर बात करते हैं। अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई YDAC का सेटअप चल रहा, ठीक है बात। अब जरा सोच के देखना इसमें, हमने जैसे ही लिक्विड में डुबोया था सबसे पहले वेलोसिटी क्या हो गया, म्यू टाइम्स कम हो गई। वेलोसिटी कम होने से क्या हो गया, लैम्डा भी म्यू टाइम्स कम हो गया। अच्छा, वेलोसिटी भी कम, लैम्डा भी कम, परंतु फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं। उसके बाद से बीटा भी म्यू टाइम्स कम हो गया, और उसके बाद बीटा को तो छोड़ो, वो थीटा भी म्यू टाइम्स कम हो गया। कुल मिला के मीडियम में जाने के बाद सब कोई म्यू टाइम्स कम हो रहे हैं, सिवाय किसके, फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रह जाएगा, फॉर्मूले वाली कॉपी में आप इसको लिख लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी बात पे बता दो, एर्थ डार्क कहाँ बनेगा, गड़बड़ है ना, अभी 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 गड़बड़ था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अरे डार्क बोले पहले सोचो, डार्क बोले पहले सोचो। कल तक उठ जाएगा 2 लोगों का, मैं जानता हूँ ना, कल है ना, कल पूछ के देखूंगा, कल तक उठ जाएगा, अभी तो ताज़ा लग रहा है। और भरोसा रखिए ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी जब आप घर पे जाके इसको करोगे तो। अब थोड़ा सा इंटेंसिटी की बात करते हैं, फुल साउंड में है आज। गाना बदलना चाहिए ऐसा? नहीं, 2-3 ही तो गाने हैं इनके जो बजाते रहते हैं। आइए थोड़ा मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करते हैं। लिखो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। किसी को याद है हम वेव ऑप्टिक्स में बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की बात होती है। एक होता था 4I0, एक होता था 0, होता था क्या? यहाँ पे भी वही होगा। लिख लीजिए पुरानी बातें, लिखो I net इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ I net, दिस इज द वैल्यू ऑफ I net। अब आ जाओ मजे से सोचो, पहले इसने कंस्ट्रक्टिव की बात करी और एक तरफ डिस्ट्रक्टिव की बात। फॉर्मूले वाली कॉपी में ना एज इट इज चिपका दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम मुझे बता, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैक्सिमम होगी, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमम होगी। वो छोड़िए, आप बता दीजिए मुझे I net की वैल्यू यहाँ बता दो, I net की वैल्यू यहाँ बता दो। तुम बोलोगे कैसे बताऊँ, देखो हिंट दो, यहाँ फाई का चक्कर है, तो अगर किसी को फाई याद है तो मज़ा आ जाएगा। तो बताओ कंस्ट्रक्टिव में डेल्टा फाई कहाँ से शुरू करेगा, है ना, 0 0 भी रखना है, 0 2 पाई 4 पाई ऐसा चलेगा। तो कंस्ट्रक्टिव में इसको रख दो, आराम से रख दो, कंस्ट्रक्टिव में रख लो डेल्टा फाई 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। और वैल्यू बताओ मुझे, फटाफट बताओ, हम कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टिव में जो तुम फाई की वैल्यू रख रहे हो 0 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, तो बताइए I net कितना आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 0 2 पाई 4 पाई सब पे, यानी कि I net आएगा मेरा 4I0। एक बात मेरे समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे रखोगे तो किसका चलेगा, ये ऑड मल्टीपल चलेगा वहाँ, तो ऑड मल्टीपल वहाँ पे रख के देखो कितना आ रहा है। तो पहले ऑड मल्टीपल कितना रखोगे, पाई 3 पाई 5 पाई सो ऑन रख दोगे, पुरानी बातें हैं सारी, पाई 3 पाई एटसेट्रा। तो I net कितना आएगा, 0, पाई चिपकाओ 90 बन जाएगा, 0 हो गया। अब मैं तुमको देखो, ये सब तो मैं नहीं बताना चाहता, मैं क्या बताना चाहता हूँ उस पर आओ।
मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज कि ब्राइट फ्रिंज? ओके, तो यहाँ पे बन रहा है मेरा ब्राइट फ्रिंज और डिस्ट्रक्टिव में मेरा बन रहा है डार्क फ्रिंज। इसका मतलब जब जब मुझे ब्राइट फ्रिंज बनता हुआ दिखे वहाँ पे इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I0। समझ रहे हो, पीक पे जब हमको ब्राइट फ्रिंज दिखेगा तो इंटेंसिटी 4I0 और जब मुझे डार्क फ्रिंज दिखेगा तो इंटेंसिटी 0। यानी कि क्या मैं इंटेंसिटी का ग्राफ सोच सकता हूँ? यहाँ से इंटेंसिटी का ग्राफ सोचा जा सकता है। एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ इंटेंसिटी के ग्राफ पे, बेसिक आइडिया। ये ग्राफ मैंने इंटेंसिटी का बनाया, तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी होगी सबसे ज़्यादा? तो ये 4I0 का रीजन है, तो बहुत नहीं 2-3 लिख देते हैं। चलिए, ये है मेरा 4I0, ये भी मेरा 4I0, ये भी मेरा 4I0, ये भी मेरा 4I0 और ये भी मेरा 4I0। अच्छा, ये रीजन किसका है? जीरो इंटेंसिटी। तो यहाँ की इंटेंसिटी 0। अब I बराबर 0 कर देता हूँ, यहाँ पे भी I बराबर 0, यहाँ पे भी I बराबर 0, यहाँ पे भी I बराबर 0 और यहाँ पे भी I बराबर 0। जहाँ जहाँ I बराबर 0 है, जहाँ जहाँ I बराबर 0 है वहाँ कौन बनेगा? डार्क। अच्छा, अब आराम से देखिए, I बराबर 0 है, यहाँ बनेगा डार्क। I बराबर 0 है, यहाँ बनेगा डार्क। I बराबर 0 है, यहाँ बनेगा डार्क, यहाँ भी बनेगा डार्क, यहाँ भी बनेगा डार्क। अब देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 4I0 यानी कि यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ब्राइट। तो बताओ, यहाँ भी तो ब्राइट ही बनेगा। इस रीजन में यहाँ भी बन रहा है ब्राइट। फिर यहाँ क्या बनेगा? 4I0 के करस्पॉन्डिंग, है ना? जहाँ जहाँ 4I0 है उसके करस्पॉन्डिंग ब्राइट ही बनना है, तो यहाँ बनेगा ब्राइट और यहाँ भी 4I0 के करस्पॉन्डिंग यहाँ बनेगा ब्राइट। अब ज़रा तुम सोच के देखो, अब नाम भी रखी दें। यहाँ पे इस ब्राइट का नाम क्या है? सेंट्रल। और इस ब्राइट का नाम क्या होगा? फर्स्ट। तो देखो, सेंट्रल और फर्स्ट के बीच में क्या बनेगा? यहाँ सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में क्या बनेगा? यहाँ फर्स्ट डार्क। तो दिस वन इज फर्स्ट डार्क। अब ज़रा समझना, अब यहाँ पे क्या बनता? यहाँ पे सेकेंड ब्राइट बनता। इस रीजन में अगर मैं जाता तो यहाँ पे बनता सेकेंड ब्राइट। तो सेकेंड, फर्स्ट ब्राइट और सेकेंड ब्राइट के बीच में कौन आया? सेकेंड डार्क, सेकेंड डार्क। सिमिलरली अब देखो, सेंट्रल ब्राइट, अच्छा नीचे यहाँ कौन सा ब्राइट बनता? फर्स्ट ब्राइट बनता। ये भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये बनता मेरा फर्स्ट ब्राइट। इसके बीच में यहाँ आ गया, ये हमारा कौन? फर्स्ट डार्क। अब तुमको एक अंदाज़ा लगा होगा, अब तुमको एक अंदाज़ा लगा होगा, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे इनका ग्राफ दिखता है। यानी कि हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, हर दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है। हमने ब्राइट को बनाया है रेड से और डार्क को बनाया है ग्रीन से। हर दो ब्राइट के बीच एक डार्क है। जब जब ब्राइट हुआ तो इंटेंसिटी मैक्सिमम और जब जब हमारे पास डार्क हुआ तो इंटेंसिटी 0। ये हमारे पास पैटर्न होता है इंटेंसिटी का। ग्राफ आपके लिए काम का है, आप ग्राफ बना सकते हैं। अच्छा, यही अगर स्क्रीन पे दिखाना हो तो यहाँ खींच देंगे एक लाइन, ब्राइट डार्क कर देंगे, ठीक है? डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा यही होता है। ये ग्राफ लिखा हुआ रहता है किताबों में, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या तूफान है, तो यही है।
दूरी 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 तो तुम जानते हो, फट से बोल दोगे। किधर लिखूँ दूरी? ये जाओ, अब आ जाओ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताओ। ये हमारे पास होगा बीटा। अच्छा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी देखो, सेकेंड ब्राइट है तो 2 बीटा, लोड ही नहीं है ना। अब चलो ग्रीन वाले को पकड़ते हैं, ग्रीन वाले को इधर पकड़ते हैं। फर्स्ट डार्क से सेकेंड डार्क, अब जरा सोचो, फर्स्ट डार्क से सेकेंड डार्क, यहाँ से पकड़ो। फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर बनेगा? यहाँ से मेजर करो, ये देखो, ये 0.5 बीटा। अच्छा, सेकेंड डार्क कहाँ बनेगा? ये है, ये बनेगा, देखो आराम से, ये फर्स्ट ब्राइट के ठीक ऊपर सेकेंड ब्राइट, तो 1.5 बीटा। ठीक है, आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डार्क में थोड़ा देखिए, अब वो जो मैंने बोला ना कि डार्क में थोड़ा पहले सोचना था, उनको बात समझ में आई, क्योंकि जो सेकेंड ब्राइट बन रहा था वो कहाँ बन रहा था? 2 बीटा पे। तो पहला ब्राइट बीटा पे, दूसरा ब्राइट 2 बीटा के, इसी के बीच में सेट होगा ना डार्क। देखो इसके बीच में डार्क, आराम से सोच सकते हैं। फिफ्थ ब्राइट 5 बीटा, लेकिन फिफ्थ डार्क हो तो 4.5 बीटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, कल इस बात को आगे बढ़ाएंगे।